तो आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में अध्याय नंबर 2 प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं की शुरुआत कर दी थी और हमने यूनान की सभ्यता तक समझ लिया था। आज हम यूनान की सभ्यता से आगे समझने का प्रयास करेंगे और इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे। तो जिस भाई ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर पिछली वीडियो देख ले। धन्यवाद। शुरू करते हैं। तो रोमन सभ्यता की हमने बात करनी है अब। तो चलो शुरू करते हैं। तो 1000 ईस्वी पूर्व में लगभग रोम एक छोटा सा गांव था। तो बात हो रही है भैया 1000 ईस्वी पूर्व की। और रोम जो है वो कहाँ पर है? ये आज का इटली में। मैं अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर मैप में दिखाऊं तो मैं आपको रोम को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलो एक बार रोम को देख लेते हैं जिससे आपका जो असमंजस है वो समाप्त हो जाए। ये जो आपका यूरोप दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये जो आपका इलाका दिख रहा है ये है इटली। और इटली के बीच बिल्कुल मिडिल में आपका क्या पड़ता है? रोम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैप में, वर्ल्ड मैप में रोम कहाँ पर है। जो आपका यूरोप है वहाँ पर ये एक छोटी सी जो हमारा जूता होता है ना, उसके आकार का है। ये देखिए, जैसे हमारा जूता है, जो लेडीज़ का जूता होता है उसके आकार का है ये, और इसके बीच में है रोम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो चलो अब हम आगे इसको समझ लेते हैं। रोम। तो 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी है। जो मैंने रोम दिखाया था, और जो मध्य इटली वहाँ पर एक टाइबर नदी बहती है, उसके किनारे 7 पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर यह रोम आपका बसा हुआ था, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकता है भाई, जो रोम है उसको 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है मध्य इटली में, और इसके यहाँ पर ये जो है वो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में, मतलब लगभग 800 ईस्वी पूर्व, 8वीं ईस्वी पूर्व में यह नगर जो था वो राज्य नगर बना। नगर राज्य, यह जो ये गांव था वो नगर राज्य बन गया। मीन्स सिटी स्टेट बन गया। नगर राज्य का मतलब क्या है भाई? इसका जो आकार है वो तो एक नगर के समान है, जैसे हमारे नगर होते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये नगर हो गए, गुरुग्राम जैसे। और राज्य के क्या जो ये संप्रभु है, मतलब ये अपनी शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता है। जैसे देखो, नगर राज्य का मतलब क्या है भाई? इसका जो आकार है वो एक नगर के अनुरूप है, मतलब जैसे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, और जो इसकी शक्तियां हैं वो एक राज्य के समान है, इसलिए इसको नगर राज्य कहा जाता है। तो ये 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में, देखिए 10वीं सदी ईस्वी पूर्व मतलब 1000 ईस्वी पूर्व में तो ये क्या बन गया आपका? एक छोटा सा गांव था। और 8वीं सदी ईस्वी पूर्व मतलब 700 ईस्वी पूर्व और 800 ईस्वी पूर्व के बीच में आते आते ये जो है वो नगर राज्य बन गया। और बाद में नगर राज्य से यह एक विशाल साम्राज्य बन गया। और बाद में यह नगर राज्य से क्या बन गया? विशाल साम्राज्य बन गया। एट्रुस्कन जाति ने रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने दिया भाई? रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में किसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो थी एट्रुस्कन जाति। इस जाति के लोगों ने विशाल भवनों का निर्माण करवाया और यहाँ अनेक नगरों की क्या की? स्थापना की। इटली वासियों ने वर्णमाला, कला, आर्ट, युद्ध, वार, अस्त्र शस्त्र आदि का ज्ञान भी इसी जाति से सीखा। जो इटली के निवासी थे, इन्होंने भी जो वर्णमाला, इनकी यहाँ की जो आर्ट है, जहाँ का युद्ध है, अस्त्र शस्त्र निर्माण है, उसका ज्ञान भी इसी जाति एट्रुस्कन जाति से मिला था। और 500 ईस्वी पूर्व तक आते आते रोम के लैटिन आर्यों ने एट्रुस्कन जाति को परास्त कर दिया। ये जो लैटिन कौन होते हैं? लैटिन कहा जाता है स्पेन के और जो पुर्तगाल के लोग होते हैं उनको लैटिन कहा जाता है। तो लैटिन जो आर्य थे
उन्होंने एट्रुस्कन जातियों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया और रोम पर अपना अधिकार जमा लिया। अब आपको याद क्या रखना है भाई, 500 ईस्वी पूर्व में आते आते जो लैटिन आर्य थे, इन्होंने एट्रुस्कन जातियों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया और रोम पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात रोम निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो गया। भाई आगे बढ़ता रहा, विकास इसका होता रहा। रोमुलस रोम का प्रथम सम्राट बना। तो ये याद रखने का विषय है भाई, रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमुलस जो था वो रोम का प्रथम पहला सम्राट बना। रोम सभ्यता का राजनीतिक इतिहास निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। राजनीतिक इतिहास की बात हो रही है। राजनीतिक इतिहास जो है वो 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? पहला जो है वो राजतंत्र काल है, मतलब राजा का शासन है, 753 ईस्वी पूर्व से 509 ईस्वी पूर्व, जब ये क्या बन गया था, नगर राज्य बन गया था, उस समय की ये बातें हो रही है। दूसरा है गणतंत्र काल, जो 509 ईस्वी पूर्व से 133 ईस्वी पूर्व के बीच में। गणतंत्र काल मीन्स जो देश का जो प्रमुख है, सबसे बड़ा लीडर है, वो जो है वो आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा या लोगों द्वारा चुना जाता है, तो उसको गणतंत्र कहा जाता है। सैनिक अधिनायकों का काल मीन्स यहाँ पर आकर क्या हुआ, जो सैनिक थे उनकी जो शक्ति है उसमें विस्तार हो गया और ये उस उन काल माना जाता। तो ये कब से कब तक है, 133 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक। और चौथा है साम्राज्यवादी काल, 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी तक। साम्राज्यवादी काल का मतलब क्या है कि जो ये रोम सभ्यता के जो लोग हैं, इन्होंने अपना जो विकास है वो दूसरे राज्यों में भी करना शुरू कर दिया, मतलब अपने राज्य को और फैलाना शुरू कर दिया। तो वो साम्राज्यवादी काल है। ये 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी तक चला था। तो अब हमें पढ़ना है राजतंत्र। अब हमें क्या पढ़ना है, राजतंत्र में आगे पढ़ लेते हैं। राजतंत्र में राजा राज्य का अध्यक्ष होता है, ये हमें पता है भाई। जो राज्य का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, वो राजा होता है। इसके अधिकार क्या होते हैं, असीमित होते हैं, मतलब इनके अधिकारों की कोई सीमाएं नहीं होती। ये निर्बाध रूप से अपनी शक्तियों का फायदा उठाते हैं। राजतंत्रकालीन समाज 2 वर्गों में विभक्त था। भाई जो राजतंत्रकालीन जो समाज था वो 2 भागों में बटा हुआ था। पहला पैट्रिशियन वर्ग और दूसरा था प्लेबियन वर्ग। तो पूछा जा सकता है भाई जो राजतंत्रकालीन समाज था वो कितने वर्गों में विभक्त था, बटा हुआ। जैसे हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। क्या कौन से, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ये 4 वर्ग हो गए। इसी प्रकार जो आपका राजतंत्रकालीन समाज था वो पैट्रिशियन और प्लेबियन वर्ग में बटा हुआ था। पैट्रिशियन वर्ग में लैटिन लोग थे। लैटिन लोग जो स्पेन, जो लैटिन भाषा, जो स्पेनिश और पुर्तगाली जो लोग थे वहाँ के, और जो लैटिन आर्य जिन्होंने 500 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर कब्जा कर लिया था, जो पैट्रिशियन वर्ग में वे लोग आते थे जो रोम के ही वास्तविक निवासी थे। इस वर्ग में जो रोम के उच्च व कुलीन परिवार के व्यक्ति थे, जो पैट्रिशियन वर्ग में जो थे वो उच्च व कुलीन परिवार के व्यक्ति आते थे जो बहुत अमीर होते थे। दूसरा वर्ग प्लेबियनों का था, जिसमें स्वतंत्र दास आते थे, भूमिहीन आते थे। भूमिहीन का मतलब जिनके पास जमीन नहीं होती थी, और गरीब व्यक्ति आते थे। और इनको क्या होता था, राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। मीन्स इनको राजा चुनने का या फिर परिषद में भाग लेने का या कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस युग में रोम में अनेक सड़कें, नहर व पुल बने। रोम की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक दीवार का निर्माण करवाया गया। रोम में सुंदर भवन और मंदिर बने थे। आगे अब समझते हैं आंगस्टस को। आंगस्टस कौन था, ये साफ क्यों नहीं हो रहा। अब हम पढ़ लेते हैं आंगस्टस को। जो आंगस्टस था वो एक वहाँ का क्या राजा था। इसका जो काल है वो 31 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है, और इसे काल को रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब इस समय में जो रोम था वो अपने विकास पर था और इसने बिल्कुल स्वर्ण युग था, अपने चरम पे था इस समय। कौन, रोम की सभ्यता। उसका युग जो था वो शांति और समृद्धि का युग था। उसके अधीन रोम ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में रोम ने अभूतपूर्व, जो पूरे भूतकाल में, मतलब पूरा जो आपका पास्ट में इतना विकास नहीं हुआ जितना इसके समय में विकास हुआ था। रोमन सभ्यता की उस समय की
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पर अब बात हो रही है ऑगस्टस के समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोम की सभ्यता को जानने के साधन कौन से हैं। जैसे हमने पिछले अध्याय में सभी जो जितने भी हमने सभ्यताएं पढ़ी उनको जानने के साधनों के बारे में पढ़ा था। अब भी हम इनके जानने के साधनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला 12 पट्टिकाओं पर लिखे लेख जिन्हें 12 टेबल्स कहा जाता है। तो क्या है, 12 पट्टिकाएं हैं, मिट्टी की है या किसी भी प्रकार की, उनके ऊपर लेख लिखे हुए हैं। तो उनको पढ़कर भी रोम की सभ्यता के बारे में पढ़ा जा सकता है। रोम के पुरोहितों द्वारा लकड़ी की तख्तियों पर लिखे लेख, रोम के जो पुरोहित मीन्स जो ब्राह्मण या मतलब जो पुजारी वर्ग होता था, उनके द्वारा लकड़ी की तख्तियों पर लिखे लेख जिन्हें एनल्स पोंटिफिकम कहा जाता था, उनसे भी रोम की सभ्यता के बारे में जाना जा सकता है। और लिवी की रचनाएं और जिसमें कौन सी किस किस की रचनाएं शामिल है, पालिबियस व डियोडोरस की लेख। तो इनसे हमें रोम की सभ्यता के बारे में समझने को मिलता है। तो 12 टेबल्स से, एनल्स पोंटिफिकम से और लिवी की रचनाओं से हमें इसके बारे में जानना मिलता है। ये रोमन सिक्के हैं, दीज आर, और ये रोमन देवता जुपिटर हैं जिनके बारे में आगे आप देख लेंगे। तो हमें पढ़ना है इनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो रोम में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुनी हुई सीनेट के हाथों में केंद्रित थी। तो मैंने आपको बताया है कि जो गणतंत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर जो शासक होता है, जो वहाँ पर शासन करता है, वो जनता द्वारा चुना जाता है, ना कि वो पैतृक रूप से चुना जाता है। जैसे मान लीजिए एक राजा का बेटा अगर राजा बनता है तो वहाँ पर राजतंत्र है, और अगर राजा का बेटा राजा न बनकर जो योग्य है वो राजा बने तो वहाँ पर गणतंत्र है। योग्य मीन्स जो जनता द्वारा चुना जाए, जो लोगों की इच्छाओं को दर्शाए। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, वो हमारे एमपीज एंड एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, और जो एमपीज एमएलए हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, गणतंत्र है। तो समझ गए होंगे। तो रोम में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जनता द्वारा चुनी हुई सीनेट, जैसे हमारी पार्लियामेंट है उस टाइम वहाँ पर एक सीनेट होती थी जो जनता द्वारा चुनी जाती थी। सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 300 थी, परंतु ये सब सदस्य पैट्रिशियन वर्ग के होते थे, मतलब उच्च वर्ग के, कुलीन वर्गों के होते थे। जो प्लेबियन जो हमने पढ़ा था दूसरा वर्ग, उसके लोगों को इसमें सदस्यता नहीं मिलती थी। सीनेट द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। सीनेट जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, संसद थी, उनके द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे जिसे काउंसिल कहा जाता था। काउंसिल, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता था। जो ये 2 न्यायाधीश सीनेट द्वारा चुने जाते थे, इनका कार्यकाल जो था वो 1 वर्ष होता था। वे मुख्य न्यायाधीश होते थे, प्रमुख सेनापति व प्रशासक थे। काउंसिल की सहायता के लिए एक वित्त अधिकारी होता था जिसे क्वेस्टर्स कहते थे। तो वित्त अधिकारी को क्या कहा जाता था, क्वेस्टर्स। इसके अतिरिक्त प्रशासन में सहायता देने के लिए 3 पदाधिकारी और होते थे जो प्रशासन करते थे। उसको उनमें सहायता देने के लिए 3 और पदाधिकारी होते थे। सेंसर्स, जो कर वसूल करने वाला अधिकारी था। तो कर वसूल करने वाले अधिकारी का क्या नाम था, सेंसर्स। शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला एल्डीज, और न्यायाधीशों क्या कहा जाता था, प्रोटोर। तो 2 तो न्यायाधीश पहले से थी और एक ये भी था जो उनकी सहायता कर रहा था, प्रोटोर। इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती थी। प्रांतों में के शासन प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का संचालन करने के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। तो प्रांतों के शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। इनका कार्यकाल जो था वो 1 वर्ष का होता था। गवर्नरों को वेतन नहीं मिलने के कारण वे जनता से मनमाना कर वसूल करते थे। भाई क्या होता था, इन गवर्नरों को कई बार जो वेतन था वो उचित समय पर नहीं मिलता था, और मिलता था वो भी कम मिलता था, इसलिए ये मनमाना कर वसूल कर लेते थे जनता से। सीनेट द्वारा पारित किए गए कानून को असेंबली अस्वीकार नहीं कर सकती थी। जो सीनेट जो पारित करती है जो कानून, वो असेंबली द्वारा
अस्वीकार नहीं किए जा सकते, मतलब जो सीनेट के कानून है वो हर जगह मान्य होते थे। आगे क्या आप जानते हैं, देखिए रोम पहले एक नगर राज्य द्वारा, फिर वह मध्य इटली के लैटिन प्रदेश में एक राज्य बना। इसके पश्चात इसमें समूची इटली का विलय हो गया था, अंत में इसने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। कहने का अर्थ क्या है भाई, पहले रोम एक गांव था, ठीक है, फिर वह एक नगर राज्य बना, नगर राज्य से वह राज्य बना, राज्य में फिर इसका पूरा इटली का इसमें विलय हो गया, फिर ये एक साम्राज्य का रूप इसने ले लिया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को। रोमन लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि एवं पशुपालन था। गेहूं, जौ, बाजरा, अंगूर, जैतून का तेल, तेल होता है जैतून, सेब आदि मुख्य फसलें थी। भूमि पर धनी पुरुषों का अधिकार था। जो लैंड थी उस पर सिर्फ जो रिच कास्ट के लोग हैं उनका ही अधिकार था, रिच कास्ट के पुरुष। रोम में व्यापार है, वाणिज्य एवं उद्योग धंधों का विकास अधिक विकसित नहीं था। तो व्यापार देखिए, जैसे व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर है, व्यापार जैसे लघु स्तर पे मान लिया हम देश के अंदर करते हैं या आसपास में, तो वो व्यापार मान लिया जाता है। और वाणिज्य जब हम दूसरे देशों के साथ नीति अपना कर दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो उसको वाणिज्य का रूप मान लिया जाता है। आज के समय में व्यापार और वाणिज्य एक दूसरे के समानार्थी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर भी यहाँ बर्तन उद्योग, वस्त्र उद्योग, सोना चांदी के आभूषण आदि बनाने का कार्य किया जाता था। राज्यों को खानों और नमक उत्पादन से भी आमदनी होती थी। खानों से, खाने मीन्स खदान। ये लोग भारत से मलमल, अफ्रीका से धातु, चीन से रेशम, यूनान से लोहे का व्यापार करते थे। तो पूछा जा सकता भाई इनका व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, तो भारत से ये मलमल, अफ्रीका से ये धातु, चीन से रेशम और यूनान से लोहे का व्यापार करते थे। यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी? रोम के सामाजिक जीवन का मूल आधार परिवार था। तो सबसे मूल आधार मीन्स जहाँ पर इनकी शुरुआत होती है समाज की, तो वहाँ पर परिवार था, जैसे हमारे भी है। परिवार संयुक्त होते थे, संयुक्त मतलब दादा दादी, मतलब परिवार जितने जन थे वे इकट्ठे रहते थे, मतलब भाई बंधु है सभी है तो वे इकट्ठे रहते थे, तो वो संयुक्त था परिवार। परिवारों के सदस्यों को मुखिया की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। रोम के निवासी, जैसे संयुक्त परिवार का अर्थ क्या है, जैसे हम हमारे पिता है, माता है, भाई बहन है, जैसे हम तो मतलब एक वंश के नहीं, अलग अलग, जैसे हमारे पिता है और उनके भाई भी हैं, दोनों मिल के, और उनके बच्चे हैं और दादा दादी, सभी एक साथ रह रहे हैं ना, तो संयुक्त परिवार है। और एकाकी परिवार वह होता है जैसे हमारे माता पिता और उनके बच्चे रहे, वो एकाकी परिवार है। तो संयुक्त परिवार उसके बारे में पता चल गया होगा। रोम के निवासी प्रकृति के देवताओं की अपेक्षा आत्माओं की उपासना में अधिक विश्वास करते थे। तो ये पहले थे, हमने अभी तक जितने भी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि वे ज़्यादातर किसकी पूजा करते थे, वे ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे। परंतु यहाँ पर प्रकृति के देवताओं की अपेक्षा आत्माओं की उपासना में अधिक विश्वास था। उनके देवता इस प्रकार थे। जुपिटर की हमने ऊपर फोटो देखी थी, जो जुपिटर है वो शांति का देवता है, युद्ध का देवता मार्स है और प्रेम की देवी है वीनस। ये सभी जो हमारे पिंड हैं, जो ग्रह हैं, उनके नाम पे हैं। अग्नि देवता को वेस्टा कहा जाता था और संगीत व कला का देवता अपोलो कहलाता था। रोम की शासन व्यवस्था की दूरी धार्मिक विचार ही थे। जो रोम की शासन व्यवस्था है उसका केंद्र जो है वो धार्मिक विचार ही थे। मीन्स जो वहाँ पर शासन किया जाता था वो धर्म के नाम पे ही किया जाता था। गणतंत्र काल में राज्य की वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में थी। जब वहाँ पर गणतंत्र था दूसरे समय में, जैसे हमने 4 पेज पढ़े थे, दूसरे पेज में जब वहाँ पर गणतंत्र था तो उस समय वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में थी। लेकिन प्लेबियन व दास वर्ग को किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु यह बात भी है कि उस समय जब वहाँ पर गणतंत्र भी था तब भी प्लेबियन वर्ग को वहाँ पर कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये बात समझने की है। ये क्या आप जानते हैं, मैं देख लीजिए। रोमन साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ये सड़कें विश्व के सभी देशों नगरों को रोम से जोड़ती थी। अंततः यह लोकोक्ति उचित प्रतीत होती है कि सभी सड़कें रोम को जाती है। ये हमारे अभी भी मुहावरा चलता है या लोकोक्ति चलती है कि सभी सड़कें रोम को जाती है। तो इसका ये इसी बात की ओर इंगित करता है कि रोम जो है वो सभी प्रमुख नगरों और देशों से जुड़ा हुआ था। अब हमें पढ़नी है चीन की सभ्यता। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो चीन की सभ्यता को पढ़ लेते हैं।
तो चीन की सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास जो है वो 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इस सभ्यता का उदय सिक्यांग, हवांग हो और वांग हो नदियों के आसपास हुआ था। तो इन नदियों हमने अभी तक जितनी भी सभ्यताओं को पढ़ा है, हमें पता है भी ज़्यादातर जो लगभग सभी ही नदियों का विकास सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। तो ये नदियाँ है सिक्यांग, हवांग हो, वांग हो। तो वांग जो होता है उस समय राजा कहा जाता था, वांग जो है वो राजा कहा जाता था, हमें आगे पढ़ना भी है। इन नदियों में बाढ़ आने के कारण चीनी लोग इन्हें विपत्ति मानते थे, परंतु क्या है भाई, नदियों में बाढ़ आती रहती थी इसलिए यहाँ के लोग इसको विपत्ति मानते थे। परंतु इन्हीं नदियों ने चीन की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चीनी इतिहासकारों के अनुसार फूसी चीन का पहला सम्राट था। तो याद रखना है भाई, चीन का पहला सम्राट कौन था? फूसी था, जिसने 2852 ईस्वी पूर्व से 2738 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। उसने चीनियों को घर बनाना, शिकार करना, जानवर पालना आदि कार्य सिखाकर चीनी सभ्यता की नींव डाली। चीन का दूसरा प्रमुख सम्राट था सेन नुंग, उसने चीनियों को खेती करना सिखाया था। तीसरा सम्राट जो था वो हुआंग टी, जिसको पीला सम्राट कहा जाता है, इसने महासम्राट की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न ये आ सकता है भाई, अगर एमसीक्यू या वन लाइनर में आता है तो चीन में किस सम्राट ने महासम्राट, किस राजा ने महासम्राट की उपाधि धारण की थी? तो हुआंग टी ने की थी। और छोटे छोटे भूभागों में विभाजित चीन को संयुक्त बनाया। इसने क्या किया, जो चीन छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था उसको एकत्रित कर एक पूर्ण साम्राज्य का निर्माण किया। किसने? हुआंग टी ने। तो पूछा जा सकता है कि किस चीनी शासक ने चीन को संयुक्त किया, मतलब उसको एक इकट्ठा किया? तो हुआंग टी, तथा अपने साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। इसके बाद यहाँ विभिन्न राजवंशों जैसे कर्मस का मतलब कर्म अनुसार, मतलब पहले या दूसरी बार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे इस प्रकार। तो पहले हासिया वंश, फिर सांग वंश, फिर चाउ वंश, फिर चीन वंश, फिर हान, फिर तांग, फिर सुंग। अब क्या है, चीन की सभ्यता को जानने के साधन क्या हैं? पहली है पौराणिक कथाएं। पौराणिक मतलब जो वहाँ पर प्राचीन समय से चलती आ रही थी, चली आ रही हैं जो कथाएं, वो पौराणिक कथाएं हैं। दूसरा कन्फ्यूशियस द्वारा रचित भूचिंग व भीचिंग, ये काव्य संग्रह है इनके, ये है कन्फ्यूशियस। और ये सबसे बड़े चीनी दार्शनिक है ये। जैसे गांधी जी है, महात्मा बुद्ध है, महावीर है, ये शंकराचार्य हैं, ये क्या है, भारत के ये दार्शनिक हैं। इसी प्रकार जो कन्फ्यूशियस है वो चीनी दार्शनिक हैं। इनके बारे में हमें अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ना है। तो अगर आपको यहाँ पर ये समझ में ना आए तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा बुद्ध थे, उसी प्रकार कन्फ्यूशियस थे चीन में। तो इनकी रचना थी, आपको ये पूछा जा सकता है, इनकी रचनाओं का नाम पूछा जा सकता है। तो रचनाएं थी इनकी बूचिंग और बीचिंग। और ये चीनी पुरास्थलों से प्राप्त मानव अवशेष है, ये प्राचीन स्थल है यहाँ के, और यहाँ पर ये मानव के अवशेष मिले हैं। और एक क्या, पूरा पाषाणिक अवशेष। पूरा पाषाणिक मतलब प्राचीन समय में जो पाषाण जो है, पत्थर है, उन पत्थरों से मिले जो अवशेष है, उनसे भी इसके बारे में जाना जा सकता है। अस्थि अभिलेख, अस्थि जो वहाँ पर जो अस्थि है वहाँ से अभिलेख मिले हैं, वहाँ उनको अस्थि अभिलेख कहा जाता है। और मृद बाण, मिट्टी के बर्तन, और ध्वनि बोधक चित्र, और जो वहाँ के चित्र हैं उनसे भी इसके बारे में पता चलता है। अब हम यहाँ की क्या पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो राजा, चीन में राजा को वांग कहा जाता था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वांग कौन था? तो चीन के राजा को वांग कहा जाता था। यह सबसे बड़ा न्यायाधीश व पुरोहित होता था। वह स्वेच्छाचारी भी होता था, मतलब इसकी इच्छा ही शासन थी। जनता इसे अपना पिता समझती थी और इसे ईश्वर पुत्र कहकर उसकी पूजा करती थी। मीन्स यहाँ के जो लोग थे वो राजा को ईश्वर मानते थे, ईश्वर का पुत्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे। इनके मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना है। वांग ने शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद का गठन किया। मंत्री परिषद, मंत्रियों की एक परिषद मतलब सभा। उसके अधीन 4 मंत्री होते थे राजा के अधीन, जो राजा को प्रशासनिक कार्य में परामर्श देते थे। इसके अतिरिक्त 6 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद भी होती थी। कार्यकारिणी परिषद मतलब जो कार्य का संपादन करती थी,
जैसे राजा ने कह दिया भाई आपको ये कार्य करना है, तो उस कार्य को करने में जो जो कार्य करती थी वो कार्यकारिणी परिषद थी। इसमें लोक सेवा समिति होती थी, माल व वित्त समिति होती थी, संस्कार व उत्सव समिति होती थी, युद्ध व रक्षा समिति होती थी, दंड व न्याय समिति होती थी, व सार्वजनिक हित समिति होती थी, जो मीन्स टारगेट क्षेत्र पे जाकर जो जैसे हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, तो उस कानून को लागू करना, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना वो कौन करती है? वो सरकार करती है। जैसे आज के टाइम पे मोदी सरकार है या हमारे यहाँ पर खट्टर सरकार है, वो इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है। तो जो मंत्री परिषद है वो योजनाएं बनाती थी, तो वहीं पर जो ये 6 कार्यकारिणी परिषद है ये इनको लागू करती थी। चीन में सामान्यतः योग्य व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था, ऐसा नहीं था भी कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पदों पर बैठ जाता था। अब हमें पढ़ना है वहाँ की प्रांतीय शासन व्यवस्था को। प्रांतों पर 2 या 3 हीन गांव के समूह को क्या कहा जाता था? हीन मिलकर एक फूक बनाते थे। मतलब 2 या 3 गांव जो हीन थे, हीन जो गांव का समूह था वो मिलकर फू बनाता था। फू जो है वो प्रांत के समान होता था, और प्रांतों को सैंग भी कहा जाता था। मीन्स प्रांतों को फू भी कहा जाता था और सैंग भी कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे गांव और नगर थे जिनकी शासन व्यवस्था एक न्यायाधीश और एक राज्यपाल चलाता था। जो प्रांत थे वहाँ पर उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो एक न्यायाधीश और एक राज्यपाल दोनों मिलकर चलाते थे। इनकी नियुक्ति सम्राट करता था। आर्थिक दशा कैसी थी? कृषि एवं पशुपालन। चीनी लोगों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन था। यहाँ बाजरा, चावल, गेहूं और फलों की खेती होती थी। उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। इस व्यवस्था को चिंग तियन प्रणाली कहा जाता था। 2 नंबर में पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, बहुत हद तक इसकी उम्मीद है कि ये प्रश्न आ सकता है। तो पूछा जा सकता है कि चिंग तियन प्रणाली क्या है? तो क्या होता था भाई, जहाँ पर भूमि उपजाऊ होती थी वहाँ पर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से सभी जो परिवार है मिलकर इस पर खेती करते थे, और इससे जो उपज प्राप्त होती थी उसको आपस में बांट लेते थे। इसे ही चिंग तियन प्रणाली कहा जाता है, जिसको हम सहकारी खेती कहते हैं। ये उसी का रूप है एक। वहाँ के उद्योग धंधे कैसे थे? चीन में उद्योग धंधों का आश्चर्यजनक रूप से विकास हुआ था। चीनियों का मुख्य व्यवसाय रेशम का उद्योग था। चीनियों का एक अन्य मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना भी था। चीन में लोग वंशानुगत व्यवसाय करते थे और इसे बदलना पाप समझते थे। वंशानुगत व्यवसाय क्या है? जैसे मैं मान लीजिए मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं तो मैं भी ऑटो चलाऊं, मेरे जो बच्चे हैं वे भी ऑटो चलाए, तो वो हो गया वंशानुगत। मतलब जो आपके पिता काम करते हैं वही आप कर रहे हैं और आपके बच्चे वही काम कर रहे हैं, तो वंशानुगत व्यवसाय है। और जो चीन के लोग थे ये वंशानुगत व्यवसाय करते थे, और इसे बदलना मतलब अगर कोई अपने काम को बदल लेता था उसको पाप समझा जाता था। ये वहाँ के चीन के भवन होते थे इस प्रकार के। ये देखिए ये चीन के भवन थे। क्या आप जानते हैं चीनी प्राचीन काल में चीन के लोग अपने अतिरिक्त किसी अन्य जाति को सभ्य नहीं समझते थे। वे अपने को स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य तिएनसिया कहते थे। मीन्स जो चीनी लोग थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और वे कहते थे कि जो हमारा राज्य है वो स्वर्ग के नीचे है। अब हमें पढ़ना है व्यापार एवं वाणिज्य। चीन ने व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया। सम्राट शी हुआनटी जिसने महासम्राट की उपाधि मिली थी, ने व्यापार के विकास के लिए चीन में सड़कों का जाल बिछा दिया। यहाँ व्यापारियों के संघ बने जो विदेशियों से ऊन, तंबाकू, शीशा, कीमती पत्थर मंगवाते थे तथा चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद व ताश विदेशों में बेचते थे। तो ये आयात किस किस चीज़ों करते थे? ऊन का, तंबाकू का, शीशे का, कीमती पत्थर का। और बेचते क्या 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 चीज़ थे दूसरे देशों में? बर्तन, बारूद व ताश। व्यापार संघ तो आपको पता चल गया होगा, जैसे घोड़ों के व्यापारियों का संघ है या फिर कोई बहुमूल्य वस्तुएं बेच रहा है उसके संघ है, तो ये संघ होते थे। अब हमें पढ़ना सामाजिक व्यवस्था। चीनी समाज में शिष्टाचार, अच्छा आचार, शिष्टाचार। चलो अब हम वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को समझ लेते हैं। चीनी सभ्यता में शिष्टाचार मतलब अच्छा आचार, वह बड़ों के साथ आदर का तो
छोटों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो उसे कहा जाता है शिष्टाचार। और नम्रता पूर्ण व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कन्फ्यूशियस, वो कन्फ्यूशियस की विचारधारा को फॉलो करते थे। और कन्फ्यूशियस की विचारधारा यह थी कि वर्ग समन्वय को बनाए रखा जाए और वह शिष्टाचार और नम्रता पूर्वक जैसे व्यवहार है उसको समाज में फैलाया जाए। चीनियों के अनुसार संसार के निर्माता पानकू ने समाज के 4 वर्ग बनाए हैं। प्रथम वर्ग मंदारिन था। इसमें विद्वान, अध्यापक, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते थे। दूसरा वर्ग किसानों का, तीसरा वर्ग कारीगरों का, व चौथा वर्ग व्यापारियों का था। भाई जो चीन के जो लोग हैं वो संसार के निर्माता जो था पानकू, उनके अनुसार भाई 4 वर्ग थे। प्रथम वर्ग मंदाकिन था जिसमें विद्वान लोग, अध्यापक, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते थे। दूसरे वर्ग में किसान, तीसरे वर्ग में कारीगर और चौथा वर्ग व्यापारियों का था। चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। तो क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे भाई, जैसे ये वर्ग व्यवस्था है 4 है, तो जो फर्स्ट वर्ग के लोग हैं वो फर्स्ट वर्ग के कार्य करते थे। अध्यापक जो थे उसके बच्चे भी अध्यापन ही करते थे, उसके पिता भी अध्यापन ही करते थे। यहाँ की धार्मिक व्यवस्था क्या थी? चीन के विद्वान एकेश्वरवादी व जनता बहुदेववादी थी। जो चीन के जो विद्वान लोग जो हमने प्रथम वर्ग देखा था, वे जो विद्वान थे वो एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ईश्वर की पूजा करते थे। जैसे आज हमारे इस्लाम है या ईसाई धर्म है, वे एक ईश्वर की पूजा करते हैं। और जनता जो थी वहाँ की वो बहुदेववादी थी, मतलब एक से अधिक देवी देवता की पूजा करती थी। जैसे हमारा हिंदू धर्म है वो बहुदेववादी है। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे आकाश का देवता यंग, वायु व पृथ्वी का देवता चीन। चीनी लोग जो थे वो अंधविश्वासी भी थे। वे भूत प्रेत, अपशकुन व जादू टोना में विश्वास करते थे। चीन में कन्फ्यूशियस व लाओ त्से भी कन्फ्यूशियस की तरह एक प्रमुख दार्शनिक थे। जिसे चीनी लोग इन्हें कुंग व जू के नाम से भी पुकारते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रसार हुआ। तो लाओ त्से व कन्फ्यूशियस 2 प्रमुख दार्शनिक थे, इन्हें कुंग व जू कहा जाता था। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार होने लग गया था। चीनी जो लोग थे वो अंधविश्वासी भी थे। ठीक है, ये चीनी सभ्यता भी खत्म होगी। और अब हमारे पास लास्ट सभ्यता है माया की सभ्यता। इसको समझ कर ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में, अब आपको माया सभ्यता ही दिखा देता हूँ कहाँ पर है पहले, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाए शीशे की तरह। चलो देख लेते हैं कहाँ पर है मैप। ये रहा मैप। तो ये आपको उत्तर अमेरिका दिख रहा है, ठीक है। ओहो, ये आपको क्या दिख रहा है? उत्तर अमेरिका। और ये उत्तर अमेरिका में ये क्षेत्र है, ये आपका तो हो गया, ये यूएसए है। मान लीजिए ये बॉर्डर लाइन है आपके यूएसए की। ये यहाँ पर आता है आपका मैक्सिको एंड 7 कंट्रीज है ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो माया सभ्यता पनपी थी। ये क्षेत्र आप देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका में आता है। अब हम इसको देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये यहाँ पर आ गए हम थोड़ा सा। चलो अब ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व व 1000 ईस्वी मीन्स ईसा मसीह के 500 साल पहले और ईसा मसीह के 1000 साल बाद ये सभ्यता फली फूली थी और इसको माया सभ्यता कहा जाता है। वैसे यह सभ्यता लगभग 4000 ईस्वी पूर्व तक पुरानी है। वैसे तो यह 4000 साल पुरानी है, परंतु इसका जो मुख्य समय ये है। यह सभ्यता आधुनिक ग्वाटेमाला ये देश है, बेलीज ये भी देश है, दक्षिणी पूर्वी मैक्सिको व हांडुरास तथा एल सल्वाडोर के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ है। जैसे देखिए हमने ये क्षेत्र ऐसे करके देखा था ना, ये जो इलाका था, ये इलाका इस प्रकार से हमने देखा था। तो यहाँ पर ये देश है 7 और एक है मैक्सिको और 7 कंट्रीज है। तो इन्हीं देशों का नाम है, इनमें से एक है ग्वाटेमाला, बेलीज, दक्षिणी पूर्वी मैक्सिको, होंडुरास व एल सल्वाडोर की राजधानी है एल सल्वाडोर के पश्चिमी क्षेत्र में ये माया सभ्यता फैली हुई थी।
माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या एकीकृत राजनीतिक इकाई नहीं थी। मतलब यह एकीकृत नहीं थी, यह छोटे बड़े नगरों में बटी हुई थी। मीन्स इन ये जो जैसे एल साल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, बेलीज है, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, मैक्सिको है और होंडुरास है, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में ये सभ्यता अलग अलग तरीके से पनपी हुई थी। इनमें एकीकृत नहीं थी, मतलब एकता नहीं थी, राजनीतिक रूप से नहीं थी, सांस्कृतिक रूप व सामाजिक रूप से हो सकती है, बल्कि बिखरे हुए बड़े छोटे नगरों, शहरों और गांवों की एक सांस्कृतिक इकाई थी। सांस्कृतिक मतलब इनमें सांस्कृतिक रूप से एकता थी, परंतु राजनीतिक रूप से एकता नहीं थी। मीन्स कहने का अर्थ है यहाँ पर कोई स्वतंत्र शासक और था, यहाँ का शासक कोई और था, परंतु सांस्कृतिक रूप से एकता थी। भाषा समान थी, लहजा समान था, खान पान समान था, तो ये इन चीज़ों में समानता थी। यद्यपि इनमें से अधिकांश शहर या गांव एक दूसरे से जुड़े थे। टिक्कल, कलकमूल, कोपान और पोलेंके यहाँ के मुख्य शासकीय राजवंश थे। तो यहाँ के शासन करने वाले राजवंश कौन कौन से थे? ये टिक्कल थे, कलकमूल थे, कोपान थे व पोलेंके थे। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया था। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इनका भव्य स्थापत्य, ललित कला, लेखन कला, खगोल विज्ञान व कैलेंडर आदि थे। इनकी मुख्य विशेषताएं थी ये, जो इन्हें विश्व की परिष्कृत मतलब फैली हुई और विकसित सभ्यताओं की पंक्ति में खड़ा कर देती है। घरों की दीवारें लकड़ी की हुआ करती थी, जो घर की दीवारें होती थी वो लकड़ी की हुआ करती थी और इनकी छतें ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी। माया सभ्यता के भवन, जैसे हमने पढ़ा था ना, मेसोपोटामिया में इस प्रकार के भवन होते थे ना, मंदिर होते थे, तो ये माया सभ्यता का है। कुछ समानताएं हैं इनमें। माया सभ्यता के इतिहास को जानने के साधन। माया सभ्यता में स्थिर नगरों की खुदाइयों से मिलने वाले पुरावशेष, मिट्टी के बर्तन, नक्काशी, कलात्मक वस्तुएं व ग्लिफ। तो नगरों की खुदाई हुई ना वहाँ पर है, वहाँ से जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वे भी माया सभ्यता को जानने के साधन हैं। रास हितर की रचना, प्राचीन माया नया परिप्रेक्ष्य। ये एक रचना है प्राचीन माया और नया परिप्रेक्ष्य। ये रचना किसकी है? रास हितर की। ये इससे भी हम माया सभ्यता को जान सकते हैं। और माया किताबें व कोडिसिस, तो यहाँ की ये किताबें हैं, इनसे भी हम जान सकते हैं। तो अब हम यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे। तो माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया असली पुरुष या हेलेक यूनिक के नाम से जाने जाते थे। तो वहाँ जो राज्यों के मुखिया मीन्स राजा, उसको हेलेक यूनिक कहा जाता था, और जिसको हिंदी में कहा जाता है असली पुरुष। इनका पंथ अनुवांशिक था, मीन्स राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो अनुवांशिक था। हेलेक यूनिक राज्य के लौकिक तथा अलौकिक प्रतिनिधि माने जाते थे। तो ये शब्द समझने का है कि लौकिक और अलौकिक क्या होता है। जो हेलेक यूनिक है वो मीन्स जो राज्य के मुखिया होते थे वो लौकिक और अलौकिक प्रतिनिधि माने जाते थे। अलौकिक का मतलब होता है संसार से, इस लोक से पार का। मीन्स राजा के जो राजा है वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। और लौकिक मतलब जो यहाँ पर लोक है, विश्व है, मतलब ये लोगों के भी प्रतिनिधि थे और ईश्वर के भी प्रतिनिधि थे। या इसलिए इस शब्द का यूज हुआ लौकिक और अलौकिक। इनके अधीन अन्य शहरों के सरदार थे जिन्हें बाता बोब कहते थे। तो ये जो हेलेक यूनिक थे, इनके अधीन अन्य शहरों के सरदार थे जिन्हें बाता बोब कहते थे। बाता बोब पर अपने शहर के शासन की देखरेख का जिम्मा था। इसके अतिरिक्त एक नगर परिषद भी होती थी जिसमें शहर के विभिन्न उपमंडल के सरदार शामिल होते थे। यद्यपि ये बाता बोब के अधीन थे, परंतु बाबा बोब के किसी भी कार्य पर रोक लगा सकते थे। जरूरत पड़ने पर बाता बोब सेना का नेतृत्व भी करते थे। तो ये बात समझने की है, समझ लिए हमने, आसान है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक व्यवस्था। माया सभ्यता का पंचांग 3114 ईस्वी पूर्व से शुरू किया गया था। पंचांग मतलब कैलेंडर, तो शुरू हुआ था। जैसे आज का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज़ करते हैं वो 0 ईस्वी पूर्व से जो 0 से स्टार्ट होता है ईसा मसीह के जन्म से और आगे लग बढ़ता है। परंतु जो माया सभ्यता का जो कैलेंडर था, पंचांग था, वो 3114 ईस्वी पूर्व से शुरू होता था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाक्तून नाम से एक काल का अंत माना जाता था। जैसे हमारे यहाँ पर 1 शताब्दी माने जाते हैं, इस प्रकार वहाँ पर 394 में 394 वर्ष पूरे हो जाते थे, तो वहाँ पर उसको बाक्तून कहा जाता था। देवताओं के चित्र गच्छकारी मुखौटों से बनाए जाते थे।
भाई मुखौटे होते थे, उन मुखौटा मतलब मुंह कवर करने उससे बनाए जाते थे। वह उनकी पूजा चबूतरों पर बने मंदिरों में की जाती थी। देवताओं को शासक वर्ग अपने पूर्वज मानते थे। तो कहा जा हमने ऊपर देखा ना भाई, जो राजा होते थे वो देवताओं के प्रतिनिधि होते थे। तो देवता क्या, जो ये शासक वर्ग क्या कहते थे भाई, जो ये देवता है वो हमारे पूर्वज है, मतलब हमारे दादे परदादे चाचा ताऊ ये हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। यहाँ पर भी नगर व राज्यों के अपने अपने देवता थे, मतलब हर एक नगर के और हर एक राज्य के अलग अलग देवता थे। क्या आप जानते हैं, डू यू नो? माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या राजनीतिक इकाई नहीं थी, अपितु छोटे छोटे गांव कस्बों और नगरों की सांस्कृतिक इकाई थी। ये हमने समझ लिया कि ये राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ा हुआ था, परंतु सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ था। माया सभ्यता का ये पंचांग है। और ये यक्षशिलान से प्राप्त लिंटल है। लिंटल मीन्स जिसको हम बीम कहते हैं। जैसे हमें दीवार बनाई है कोई और वहाँ पर सीमेंट का एक बीम करते हैं, वहाँ पर ये चित्रकारी मिली हुई है। आर्थिक व्यवस्था, मायावासी कृषि व पशुपालन में विशेष ध्यान देते थे। कृषि व पशुपालन पर क्या देते थे, विशेष ध्यान देते थे। यहाँ गेहूँ, जौ, चना, गन्ना, नारियल आदि फसलें उगाई जाती थी। इनके साथ साथ पशुपालन में गाय व बकरी विशेष पशु थे। माया सभ्यता में नाव, सूती वस्त्र व तांबे की घंटियाँ, तलवार व आभूषण बनाना प्रमुख कार्य थे। वे अपने बाताबोब एवं हेलेक यूनिक तथा अन्य धनी लोगों के लिए सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाते थे। मतलब जो बड़े बड़े जो शासक वर्ग के जो लोग थे उनके लिए ये लकड़ी के घर बनाते थे। किसान व साधारण लोगों के घर कच्चे होते थे, जिन्हें नाक कहा जाता था। जो किसानों के जो घर थे उनको नाक कहा जाता था, और ये कच्चे होते थे। मायावासियों ने चौड़ी सड़कें बनवाई हुई थी, जो सकेब या सकेब ओब के नाम से जानी जाती थी। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, आपसे विनती है। अगर आप सहायता करेंगे तो हम आगे भी वीडियो को चलाते रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 10th क्लास की हिस्ट्री को संपूर्ण करके ही सांस लूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।